कच्चे तेल में गिरावट जारी, ब्रेंट $45 के नीचे फिसला। क्रूड की नरमी से अमेरिकी बाजारों पर बना दबाव, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद एसजेएक्स निफ्टी आया हरे निशान में। जापान की मौसम एजेंसी ने भारत समेत कई देशों में कमजोर मानसून की जताई आशंका। जून से अगस्त के दौरान औसत से कम बारिश का है अनुमान। सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिरला और अनिल अंबानी की आज टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से होगी मुलाकात। दोपहर 1:30 बजे इंडस्ट्री के वित्तीय हालात पर होगी चर्चा। एनपीए के खिलाफ जंग में बैंकों को मिला सेबी का साथ। कर्ज में डूबी कंपनियों को बेचना होगा अब आसान। ओपन ऑफर लाने से मिली छूट। ब्याज दरें घटाने पर आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी के सदस्यों में मतभेद। रविंद्र ढोलकिया 0.5% दरें घटाने के पक्ष में, लेकिन आरबीआई गवर्नर अभी भी रेट घटाने के खिलाफ। और सीडीएसएल के आईपीओ ने तोड़ा बाजार का सभी रिकॉर्ड। अब तक आईपीओ में इंडिया सबसे बेहतरीन रिस्पांस 169 गुना से ज्यादा भरा। पहले दिन जीटीपीएल हाथवे का आईपीओ 27% सब्सक्राइब। कच्चे तेल में तेज गिरावट से ग्लोबल बाजारों में मिला जुला कारोबार, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या भारतीय बाजार रेंज से बाहर निकलेंगे या फिर सीमित दायरे में भी कुछ और वक्त बिताएंगे। आज है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़े हमारे दो खास मेहमान, powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब और जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वरांग शाह भी। आप दोनों का ही स्वागत है। और देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। यूएस में जरूर थोड़ा ठंडा कारोबार होता हुआ दिखा। कच्चा तेल देखिए फिसल रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि कच्चा तेल ने फिसलना थोड़ा सा कम भी किया है। निचले स्तर से थोड़ी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, और इसका आभास एशियाई बाजारों को लग गया। और इसीलिए आप देखिए एशियाई बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। ये देखिए कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आ गया, और अब एशियाई बाजार भी आएंगे। देखिए हांगकांग के मार्केट सब में आज बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन गिर नहीं रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और यहीं से क्यूज ले रहे हैं हमारा एसजीएक्स निफ्टी। देखिए हरे निशान में आज कारोबार होने की उम्मीद एसजीएक्स निफ्टी से जग रही है। फिर मार्केट को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, सेकंड हाफ में बाजार सुधरने की कोशिश करता है। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है, क्योंकि जनरली अच्छा एक और संकेत जो वो है कि जितना नीचे खुलना चाहिए उतना नीचे खुल नहीं रहा। बात है। और अगर उतना नीचे खुल जाए तो बहुत अच्छे मौके तुरंत ही बन जाए। लेकिन ठीक है, एक बार ऊपर खुलने के बाद नीचे फिसलते हैं, और नीचे फिसलने के बाद ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों पर जाने की कोशिश बाजार करते हैं। तो संकेत एकदम साफ है कि बाजार रेंज बाउंड है और इन लेवल्स पर वक्त बिताना चाहते हैं। जिस ग्लोबल फैक्टर की आपने बात की, कच्चा तेल, वो बेहद अहमियत वाला है। और जिस तरह से कच्चा तेल गिरा है, देखिए कच्चे तेल की इस बार की गिरावट और पिछली बार की गिरावट में एक बड़ा फर्क है, और वो फर्क समझना चाहिए। वो ये है कि पिछली बार जब कच्चा तेल गिर रहा था तो बड़ा डर ये था कि ग्लोबल मंदी के खतरे हैं, और उसके चलते बाजारों पर ये रिएक्शन आता हुआ दिखा ग्लोबल मार्केट्स पर कि एक लिमिट से ज़्यादा कच्चा तेल का गिरना ठीक नहीं है। लेकिन इस बार जो कच्चे तेल में गिरावट हो रही है वो सप्लाई बढ़ने की वजह से हो रही है, अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से हो रही है। तो इस बार रीज़न ये नहीं है कि ग्लोबल मंदी आ जाए। हाँ, रिस्क सिर्फ इतनी है कि अगर कच्चे तेल में गिरावट बहुत ज़्यादा रहेगी, निचले स्तरों पर रहेगा, तो फिर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ढीली पड़ती हुई दिखेगी। लेकिन सामने आपको अमेरिका अगर मजबूत होता हुआ दिखता है, कच्चे तेल की गिरावट का फायदा चीन और भारतीय बाजारों को ज्यादा मिलता है, तो फिर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो कच्चे तेल की गिरावट से लेकर डरने की जरूरत नहीं, इसे न्यूट्रल या पॉजिटिव साइड पर समझकर हमें चलना चाहिए। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, 9600 9675 ऐसा लग रहा है इस रेंज में बाजार थोड़ा और वक्त बिताना चाहता है। इस रेंज के बाहर किसी भी एक तरफ निकलने के संकेत आज के लिए दिख तो नहीं रहे, कम से कम मैं ये कह सकता हूं। हाँ, फ्लोज के लिहाज से कोई बात बदल जाए तो एक अलग बात है। अब आपको करना क्या है, निफ्टी की आज की डे ट्रेडिंग रेंज 9600 9675 मान के चलनी है, लेकिन पोजिशनल व्यू के लिहाज से 9550 से 9700 ये 150 पॉइंट की रेंज है, जिसमें ऐसा लगता है बाजार थोड़ा और वक्त बिताना चाहते हैं। हो सकता है एक्सपायरी तक के लिए भी बाजार इस रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आए, और उससे पहले हो सकता है बाहर ना भी निकले, अनलेस कि आपको कोई बड़ा न्यूज फ्लो नजर आए। बैंक निफ्टी ये निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, और मुझे लगता है आज भी लीडरशिप वहीं से आएगी। आज बैंक निफ्टी की चूंकि वीकली एक्सपायरी भी है, और वीकली एक्सपायरी के तौर पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 23,500 के नीचे तो वीकली एक्सपायरी होने की संभावना नहीं के बराबर है, और नहीं 23,800 के ऊपर होने की। तो 23,500 23,800 ये बैंक निफ्टी के लिए आज की डे ट्रेडिंग रेंज बेहद साफ
क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। लेकिन अगर जो पोजिशनल ट्रेड की बात करें बैंक निफ्टी पर, तो 23,400 से लेकर 23,800 ये बैंक निफ्टी की आने वाले कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रेंज दिख रही है। अब क्लोजिंग बेसिस, जैसा आपने कहा कि ओपनिंग के बाद क्लोजिंग में एक्शन बदलता है, तो आपको ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग पर उतनी ही नजर रखनी है। दो लेवल्स नोट करिए, 9,600 निफ्टी पर और 23,500 बैंक निफ्टी पर। जब तक आप इसके ऊपर हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप तेजी में हैं, तेजी की पोजीशन कम करने की भी जरूरत नहीं, होल्ड करें। हाँ, 9,600 के नीचे थोड़ी क्लोजिंग मिले, 23,500 के नीचे थोड़ी क्लोजिंग मिले बैंक निफ्टी की, जिसकी संभावना कम है, वो हो तो फिर हल्का सा आप तेजी का पोजीशन कम कर लीजिए। बाजार में अगर सरप्राइज आना है तो ऊपर की तरफ आना है आज, न कि नीचे की तरफ झटका लगेगा। तो ये ध्यान रखें, बायस आज पॉजिटिव साइड पर रखें, भले आपको एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट नजर आ रहा है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। ट्रेड करने के तरीके बता दूं निफ्टी पर, जो लगातार मैं 2 दिनों से कह रहा हूं 9,600 9,615 की रेंज में खरीदिए। आज भी वही बात है, वहीं पर खरीदना चाहिए। 9,625 के नीचे जहां आपका मन करे खरीदिए, और स्टॉप लॉस लगाइए 9,560 पर। 9,650 9,675 ये टारगेट है। ये टारगेट ऊपर की तरफ एक्सटेंड भी हो सकते हैं। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने और स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, तो 9,675 के आसपास शॉर्ट कीजिए। 25 पॉइंट ऊपर 9,700 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, और नीचे की तरफ 9,600 9,625 पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लें। बैंक निफ्टी यहां पर शॉर्ट करने की राय नहीं है, सिर्फ खरीदने की राय है। जितना नीचे खरीद पाए उतना बेहतर है। आइडियल जगह जो खरीदने की है वो है 23,600, अगर मिले तो बहुत ही बेहतरीन है। 23,500 का स्टॉप लॉस, 23,750 23,800 आज के लिए लक्ष्य। अगर आज सरप्राइज मिलना है, बैंक निफ्टी से मिलना है, नया हाई बनना है, तो बैंक निफ्टी में बनना है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी आपको लीडरशिप दिखा सकता है, और उसमें भी प्राइवेट बैंक्स सेक्टर के तौर पर मैंने चुना है। प्राइवेट बैंक्स पर नजर रखें, एनबीएफसीज पर नजर रखें, ये चलेंगे। सीमेंट चलेगा, और कुछ हद तक एविएशन स्टॉक अपनी तेजी को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि आज आपके पास सेक्टर्स के लिए काफी ऑप्शंस है, तो एक बार एनबीएफसी, एक बार एविएशन छोड़ भी दें, तब भी एनबीएफसी, सीमेंट, प्राइवेट बैंक्स, ये 3 सेक्टर है जो बड़ी मजबूती के साथ आज आगे बढ़ सकते हैं। फेडरल बैंक का QIP हाथों हाथ भर गया, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। और साफ बात है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, 9,600 नहीं टूटता तो घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मिनट्स कल आए हैं, उसमें ये लग रहा है कि अब आगे तो ब्याज दरें घटने वाली हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव है जिस पर बाजार की आज नजर रहने वाली है। और कच्चे तेल का गिरना तो आप सब जानते ही हैं, भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं, तो इससे घबराए नहीं। पूछते हैं बागले साहब से। बागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे आज आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। लेवल्स जो अनिल जी ने कहे आज के लिए वही है, 9675। वो अगर उसके पार निकलता है, मुझे लगता है आज नहीं होगा, लेकिन कल या मंडे को होना चाहिए, और हम उसके पार निकलेंगे, तो मैं 9730 का 2 से 3 दिन का टारगेट देकर कल या मंडे की आप बात कर रहे हैं, यहाँ जोड़ दूं। एक्चुअली अभी पिछले 3-4 हफ्तों से आप चार्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि शुक्रवार के दिन बाजार ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, राइट? तो ये संभावना पूरी है। हेमंत, मेरे को एक सवाल है, थोड़ा सा डायग्रेस कर रहा हूँ। एक आदमी ट्रेडर्स को गाइड करता है, एक आदमी क्रिकेट पे बात करता है, एक आदमी योगा पे डायरेक्शन नहीं देता है, करके भी बताता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स पूछ रहे थे, ये मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड आदमी के और क्या क्या टैलेंट्स है? मैं बहुत है, अभी देखिए धीरे धीरे करके हम डिस्क्लोज करेंगे। सीरियसली दाद दे रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट। थैंक यू सर। सो बहुत, लेकिन कल बहुत मजा आया। anyway, तो 9600 9730 के मेरे रेंज है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की 23,550 23,950। और एक हमको समझना पड़ेगा कि कुछ भी हो, ये मार्केट गिरने को तैयार बात नहीं सही है, एब्सोल्युटली। और जब तक ना, अगेन मैं ऑन अ सीरियस नोट, वो जो पुट कॉल जो अनिल जी 1.2 और जो है ना, वो मैं भी उसको फॉलो करने लगा हूँ अभी, क्योंकि हालांकि मैं टेक्निकल्स में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो मैच होते हैं, लेकिन जब तक उसमें आता नहीं है, आई थिंक हमको लॉन्ग बने रहना चाहिए। और आज मेरे चारों लॉन्ग्स है, तो वो संकेत क्लियर है कि मुझे शॉर्ट मिल ही नहीं रहा है। ठीक बात है, तो तेजी का ही ध्यान रखिए। देखिए बागले साहब भी यही कह रहे हैं, पैसा तो लॉन्ग साइड पर ही बनना है, गिरावट में खरीदारी ही अच्छा पैसा बनाकर आपको इस बाजार में देने वाला है। लेकिन उन्हें बताइए, एफआईआईज और डीआईएस के डेटा आपको क्या संकेत दे रहे हैं? बहुत छोटे छोटे डेटा हैं। एफआईआईज की तरफ से 150 करोड़ रुपए की बिकवाली, डीआईएस की तरफ से 41 करोड़ रुपए की बिकवाली। इस डेटा से कुछ निकाल पाए आप? देखिए,
एफआईएस की बिकवाली तो ठंडी हुई है, वो एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात यह कि घरेलू फंड का बिकवाली का आंकड़ा 40 करोड़ का दिख रहा है, लेकिन सामने जो डील हुई है एलएनटी की सूती की हिस्सेदारी जो बिकी उसमें घरेलू फंड्स ने काफी कुछ खरीदा है, बात है। और बिकी भी है तो सूती से बिकी है तो वो एडजस्टमेंट है, तो उस डेटा को छोड़ दीजिए। डेटा अगर परेशान करने वाला है तो एक ही है और जो बड़ा भी है हेमंत, और वो है स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली का। और ये लगातार चौथा सेशन है जब एफआईएस दबाकर स्टॉक्स बेच रहे हैं वायदा कारोबार में। ये थोड़ा सा मुझे बहुत कंफर्ट नहीं दे रहा जो चाहिए कि 9700 के पार निकलने के लिए भाई आप बेचना बंद करिए, खरीदिए मत, हमें उससे भी काम चल जाएगा। एफआईएस अगर बेचना बंद कर दे तब भी बात बन जाएगी, लेकिन 1100 करोड़ की कल स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली वाकई में बड़ी है। तो अब इन डेटा के दम पर तो मैं इतना बात कह सकता हूं कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। 9675 9700 पार करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन पॉजिटिव साइड पर देखूं तो इंडेक्स बेचना बंद किया है। इसका मतलब क्लियर कट है, जो वागले साहब आप मान रहे हैं कि भाई बाजार गिरता नहीं, ये तो एफआईएस को भी दिखता होगा। अगर वो भी ये समझ ले कि बाजार गिरता नहीं, ऐसे में एग्रेसिवली इंडेक्स बेचकर फायदा नहीं है, फिर इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग कर ली जाए, क्योंकि कभी कोई बाजार का दिग्गज स्टॉक आकर इंडेक्स को सहारा दे देता है और गिरने नहीं देता है, तो फिर इंडेक्स में ज़्यादा शॉर्ट रहने का मतलब क्या है? अगर आपको मंदी लग रही है कि कोई स्टॉक बड़े महंगे हो चुके हैं तो फिर स्टॉक ही बेच दें, तो वो रणनीति एफआईएस की। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी ऐसा सेंस मिल रहा है, मतलब वो डेटा में नहीं है, लेकिन एक फील आ रही कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग आने की तैयारी में है। देखिए, थकते सब लोग हैं, तेजी करने वाले थकते हैं तो मंदी करने वाले भी थकते हैं कि एक बाजार गिर नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना, वो ट्रिगर क्या होगा, कब होगा, यही पता लगाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अभी तक पास्ट डेटा के बेसिस पर अगर एनालिसिस करना है तो वो ये है 9600 के नीचे आप नहीं जाएंगे, 9700 के ऊपर नहीं जाएंगे, ये डेटा में दिख रहा है। बिल्कुल, चलिए तो डेटा ये संकेत दे रहा है। एफएनओ का डेटा क्या संकेत दे रहा है, इस पर अनिल से बात करेंगे। जो एलएनटी की डील की बात कर रहे थे, देखिए उसमें एलआईसी ने 3000 करोड़ रुपए का माल एलएनटी का कल लिया है और एसबीआई ने करीब 865 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो सूटी ने बेचा और कितने आराम से, मैं तो देखता हूं कितने स्मूथली सूटी की हिस्सेदारी बिक रही है और अब्जॉर्ब हो रही है, बाजार को में कोई दिक्कत की बात आ ही नहीं रही है। और इस वक्त अगर सबसे स्मार्ट पूरे हिंदुस्तान में कोई एक इन्वेस्टर है तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके नाम पर सरकारी शेयर जो भी होते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम में दर्ज होती है, शेयर सर्टिफिकेट पर उनका नाम होता है। तो सरकार एकदम सही वक्त पर, जब घरेलू लिक्विडिटी जबरदस्त है, बाजार का मूड है, फंड्स के पास पैसा, और हमें एफआईएस की तरफ नहीं देखना, ये सही वक्त होता है जब आपको जिन कंपनियों से डाइवेस्टमेंट करना है, जिन कंपनियों में सरकार की नॉन स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी है, उसे बेचकर निकले तो परफेक्ट टाइमिंग। बिल्कुल, और आज की कैबिनेट पर भी नजर रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। देखिए, कल कैबिनेट नहीं हुई, सब योगा करने में लगे हुए थे, लेकिन आज योगा करके फिट है। तो कैबिनेट की मीटिंग में क्या निकल कर आता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूछते हैं वागले साहब से आज के उनके टॉप ट्रेडिंग आइडिया। सर, पहले 2 स्टॉक्स बताइए। हेमंत, मैं ब्रिटानिया के साथ शुरुआत करूंगा। कल हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, ये सब सारे स्टॉक्स अच्छे पैटर्न अच्छा उभर कर आए। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में तेजी चलनी चाहिए। 3630 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3753। 2 से 3 दिन का व्यू है। दूसरा है पीसी ज्वेलर्स, हमने मॉर्निंग में भी इसकी बात जिक्र किया था। बड़ी मूव तो कल आई नहीं, शायद आज और कल में आनी चाहिए। ट्रेडिंग मूव की मैं बात कर रहा हूँ, 518 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर 2 to 3 डेज टारगेट ऑफ 534। ऑलराइट, तो पीसी ज्वेलर्स, ब्रिटानिया, 2 बाय तो बता दिए, 2 बाय अभी और बाकी हैं, वो कौन से हैं थोड़ी देर में हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ के डेटा क्या निकल कर आ रहा है। पहले आज की बात करें, वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में एक संकेत साफ बता दूं, 23,500 के नीचे नहीं होगी। ये बहुत साफ डेटा में लिखा हुआ है, तो कहीं कोई बैंक निफ्टी पर आपको फिर रिस्क आपकी पता है कि कितना नीचे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से 23,700 के आसपास हम बंद हुए हैं। जी हाँ, 23,708। और ये भी बता दूं, ये 23,708 की कल की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, ये डेली बेसिस पर, क्लोजिंग बेसिस पर सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी पर। तो इससे आपको बैंक निफ्टी की मजबूती का अंदाजा लगेगा। और फिर से आज मैं ये कह रहा हूं कि आज की तेजी की लीडरशिप प्राइवेट बैंक से आ सकती है, तो प्राइवेट बैंक्स पर नजर रखिए। अगर वहां पर संकेत आपको अच्छा आता हुआ दिखे तो बैंक निफ्टी, और दूसरा बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी अगर 23,800 या इसके पार होती हुई दिखे तो बैंक निफ्टी फिर आपको तुरंत ही 1 या 2 दिनों में 24,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, और एक्सपायरी के दिन में कमजोरी की आशंका बिल्कुल नहीं रख रहा हूं। ऐसे में अगर 23,600 23,500 के जितना नजदीक मिले, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिले तो वो खरीदने का बेहतरीन मौका होगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो बाजार पर आ रहा है वो बैंक निफ्टी से आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक निफ्टी का सवाल है, 9,600 को तोड़ने को हम तैयार नहीं है, और डेटा में बेहद साफ दिख रहा है। कल जो बात कर रहा था वो रिपीट भी करूंगा, क्योंकि कल और आज में ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है डेटा में। वो ये कि बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलता है कि 100 पॉइंट की रेंज में ही आपको
निफ्टी में दोनों ही तरफ ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट दिखे, 9600 पर पुट में है, 9700 पर कॉल में। और यही वजह कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बाजार रेंज बाउंड दिख रहा है, जिस रेंज के बाहर किधर निकलेगा वो देखना होगा। संभावना ज्यादा जो दिख रही वो ये कि ऊपर की तरफ निकले, वो संभावना ज्यादा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये कि जितना ओपन इंटरेस्ट 65 लाख शेयरों का 9500 पर है, उतना ही 9700 के कॉल्स पर भी है 66 लाख शेयरों का, तो लगभग बराबरी का मामला है। तो तेजी और मंदी करने वाले दोनों ट्रेडर्स ने अपने किले बांध रखे हैं, 9600 पर नीचे की तरफ और 9700 ऊपर की तरफ, ये संकेत साफ है। अब कल बैंक निफ्टी खराब बाजार में भी पॉजिटिव बंद हुआ है, उसके बावजूद बैंक निफ्टी में 87,000 शेयर कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। ये अच्छा संकेत है कि ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में तेजी होने के बावजूद पोजीशन हल्की है, और ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और इसी लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ से और तेजी बनने की संभावना है। तो आज बैंक निफ्टी के लिए वीकली एक्सपायरी के दिन 23,500 23,800 ये 300 पॉइंट की रेंज नजर आती है, यहाँ पर रुकना चाहिए। निफ्टी में 9,600 9,700 की रेंज नजर आती है। इसीलिए आपको करना ये कि अगर निफ्टी 9,600 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन कम करें, 9,675 के ऊपर बंद हो निफ्टी तो तेजी की पोजीशन बढ़ाकर जाएं, 23,500 के नीचे बंद हो बैंक निफ्टी, संभावना कम है, अगर हो तो पोजीशन कम करें, और 23,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो तो और तेजी करके जाए, ये आपके लिए संकेत है। और याद रखें शुक्रवार, पिछले 3-4 हफ्तों के वागले साहब अभी थोड़ी देर में डेटा देखकर बताएंगे, 3-4 शुक्रवार मुझे लगता है बाजार के लिए काफी बेहतरीन रहे हैं। हर शुक्रवार को बाजार अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करता है, जब खासतौर से ट्रेडर्स डरे होते हैं। और इस बार तो लॉन्ग वीकेंड है, बता दूं सोमवार को छुट्टी है। अच्छा 3 दिन हम छुट्टी मनाएंगे हेमंत, बिल्कुल। तो लेकिन लॉन्ग वीकेंड के पहले बाजार में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी मजबूती है, क्या कल बड़े ब्रेकआउट बड़े हाइज बन सकते हैं, ये एक शुक्रवार का बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन उससे पहले मजबूती के संकेत हैं। बिल्कुल, सोमवार 26 तारीख ईद की छुट्टी है, तो कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर फोकस करना चाहिए, सब पर बात होने वाली है। देखिए एक्शन बहुत होने वाला है जैसे CNBC आवाज पर। गौरांग शाह भी देखिए आकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, उनकी क्या रणनीति है वो भी उनसे हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के तुरंत बाद ये भी बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है निफ्टी को ट्रेड करने की आज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए अब आपको बता देते हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय है, और राय आपकी स्क्रीन पर देखिए। श्रीकांत चौहान कह रहे हैं तेजी करिए, 9,700 का टारगेट है, 9,600 का बड़ा स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं। तेजी करना चाहते हैं किरण यादव भी 9,550 के स्टॉप के साथ 9,750 तक के टारगेट। और मनीष देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको भी लॉन्ग साइड पर ही पैसा बन सकता है आज के दिन भी, 9,750 का टारगेट, 9,550 का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस काफी बड़े आ रहे हैं। मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के विश्वेश चौहान ये भी है तेजी में 9,600 के स्टॉप लॉस के साथ 9,680 के लक्ष्य के लिए। मोदित गोयल ये भी कह रहे हैं कि तेजी करिए और टारगेट इनका 9,690 का, 9,590 का स्टॉप लॉस रखें। तो 5 एक्सपर्ट और 5 के 5 बुलिश। तो छोटी रेंज अगर निकालना चाहें निफ्टी की तो 9,600 से लेकर 9,680 ये है, लेकिन थोड़ी बड़ी रेंज देखें तो 9,550 से 9,600 ये 50 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट। ऊपरी स्तर पर 9,680 9,700 ये 20 पॉइंट की रेंज है, और इसके पार निकले तो 50 पॉइंट की जगह और बनती है 9,750। ऑलराइट, चलिए तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सी वो खबरें जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में, आइए देखते हैं 5 का पंच। फेडरल बैंक ये स्टॉक रहेगा, बैंक रहेगा आज एक्शन में। QIP आज खुला है और यहां पर बेहतरीन रेस्पॉन्स QIP को मिलने की खबरें हैं, बढ़ चुका है, ऐसे हमें खबरें आती हुई दिख रही है, और पूरा बढ़ चुका है, 1 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। ऑफिशियल खबरें आती ही दिखेगी, और 117 रुपए 4 पैसे ये है दाम। हालांकि जो प्राइस रेंज है उस रेंज के ऊपरी एंड के आसपास या उसके ऊपर आने की संभावना दिख रही है। तो फेडरल बैंक जो हम लगातार आपको 70 रुपए से कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन है पोर्टफोलियो में रखने के लिए आज से। अब देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर इस दाम पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चलिए तो IDFC के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। यहाँ पर RBI ने पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि FPI निवेश इसमें नहीं हो सकता, लेकिन वो अब रिस्ट्रिक्शंस हटती हुई, तो अब हेडरूम बन गया है विदेशी निवेशकों के लिए इसमें पैसा लगाने के लिए। तो IDFC पर रखिए नजर। और अच्छी खबरों का सिलसिला है हेमंत, थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, बताइए बताइए। JP एसोसिएट इस शेयर के लिए भी और इस ग्रुप के लिए भी बेहतरीन खबर है, क्योंकि जो IBC के तहत कार्रवाई की जा सकती थी वो कार्रवाई फिलहाल टलती हुई दिख रही है, और लेंडर्स कह रहे हैं कि राहत दी जाए, क्योंकि कंपनी कह रही है कि हम जमीन बेचकर कर्ज चुकाने की तैयारी में है। 13,000 करोड़ रुपए ये जमीन बेचकर जुटाने की योजना है कंपनी की। और सबसे बड़ी बात, IBC के तहत कार्रवाई टलना
और ऐसा समझा जा रहा है कि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग का जो सेटलमेंट है वो बैंक्स क्लियर कर चुके हैं। तो जेपी एसोसिएट के लिए ये बेहद बड़ी पॉजिटिव और राहत की बात है। एमसीएक्स के लिए भी राहत की खबर आती हुई देखिए कि कल सेबी की एक बैठक हुई थी। सेबी की बैठक में कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी करीब हेज फंड्स आप कह सकते हैं, इनको इजाज़त मिल गई है कि ये कमोडिटी के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सा ले सकें। तो ये एक अच्छी खबर एमसीएक्स के लिए। अच्छा, ये कंजम्पशन से जुड़े हुए तमाम शेयरों पर रखिएगा नजर। एक तो एफएमसीजी स्टॉक्स हो गए, दूसरा ऑटो स्टॉक्स। खबरें थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही हैं क्योंकि जापान की एक एजेंसी है मरीन अर्थ मूवर्स, अर्थ साइंस माफ कीजिएगा, मरीन अर्थ साइंस, ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में मानसून थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। हालांकि स्काईमेट और आईएमडी का अनुमान तो अब तक का अच्छे मानसून का है। वो कह रहे हैं कि जून से अगस्त के दौरान थोड़ी कम बारिश होगी, औसत से कम होगी, और ऐसे में अगर मानसून कमज़ोर रहता है तो जाहिर सी बात है कि एफएमसीजी शेयरों के लिए, ऑटो शेयरों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन ये ध्यान रखें, एफएमसीजी शेयरों के लिए थोड़ा मुश्किल मामला जीएसटी का लागू होना भी है। तो थोड़ा सा अब ये सेक्टर जो चूँकि काफ़ी तेज़ी से भाग चुका है, यहाँ हल्की सावधानी रखें। शॉर्ट करें ना करें, लेकिन तेज़ी की पोजीशन में थोड़ा सावधान ज़रूर रहें। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, और कार्यक्रम में हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट गौरांग शाह साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गौरांग सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए बाजार पर व्यू क्या है, तेजी में ही रहे ना, और दूसरा ये कि अगर तेजी करनी है तो कहाँ करनी है ये भी बता दीजिए, कौन सी शेयर खरीदने हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, और सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। एक दायरा है निफ्टी का, स्पॉट का, जो कि काफ़ी लंबे समय से ना तो हम नीचे की तरफ तोड़ रहे हैं और ना ही उसके ऊपर निकल रहे हैं, और वो दायरा है करीबन 9680 ऊपर की तरफ, 9580 नीचे की तरफ। अब जब सेंसेक्स और निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है अनिल जी, मगर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक कुछ शेयर्स देखें तो वहाँ पर हरकत काफ़ी बढ़िया आ रही है। तो ये दायरा रहेगा, और मेरे ख्याल से जैसे आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, अगला हफ्ता छोटा है, एफएनओ एक्सपायरी है, शायद एक्सपायरी के दिन थोड़ी बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकती है। विकल्प के रूप में निवेश करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनी ढूंढी है हमने, केएनआर कंस्ट्रक्शंस। 245 का लक्ष्यांक हम बना करके चल रहे मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से। और निजी क्षेत्र की बैंकिंग कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, जो भी डेवलपमेंट हुई है उसके पश्चात हमें लग रहा है कि आफ्टर इनिशियल एडजस्टमेंट्स 360-365 तक के लक्ष्यांक आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर भी नजरिया मध्यम से लंबी अवधि का है। ओके, तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस इस शेयर पर नजर रखिए। ये देखिए भाव आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 205 का भाव है, अच्छी तेजी यहाँ पर बन सकती है, 245 का लक्ष्य है। और आईसीआईसीआई बैंक का, प्राइवेट सेक्टर बैंक का दिन है आज, और इस बैंक पर रखिएगा नजर, और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वागले साहब के 2 ट्रेडिंग आइडियाज अभी बाकी हैं, नितिन मुरारका जी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे उनके ट्रेडिंग आइडियाज। हर्षदा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो बताएंगे आज ब्रोकरेज हाउसेस कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश हैं। इस सब पर बात होगी ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस कौन से दिग्गज शेयरों पर बुलिश या बेरिश हैं। एलएनटी, आप देखिए कल यहां पर सूटी ने हिस्सेदारी बेची, और बेचने के बाद घरेलू फंड्स ने हाथों हाथ लिया इस शेयर को। इस पर क्या राय निकल कर आ रही है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्षदा। बताइए। एलएनटी एक हॉट फेवरेट बनता दिखाई दे रहा है हेमंत, खासकर लोगों का मानना यही है कि अब यहां से इन्वेस्टमेंट पिकअप देखने को मिलेगा। इसीलिए मक्वायरी ने आउट परफॉर्मर का कॉल मेंटेन किया है, टारगेट दिया है 2125 का, यानी कि मौजूदा लेवल से 21% के अपसाइड की बात हो रही है। उनको लगता है धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट पिकअप रहेगा, और इंफ्रा स्पेस में टॉप पिक है एलएनटी। सीएजीआर ग्रोथ करीब 20% की देखने को मिलेगी। इसके अलावा गेल पर एक अंडर परफॉर्मर का कॉल आया है क्रेडिट स्विस की ओर से। टारगेट जो है वो करीब 300 का दे रहे हैं, यानी कि 18% के डाउनसाइड की गुंजाइश। यहां पर लो ऑयल प्राइसेस से दबाव बनता दिखाई देगा, ये अर्निंग्स पर एक धक्का दे रहा है, और यही वजह है कि यहां पर वो अंडर परफॉर्मर का कॉल देखने को मिला है। लेकिन जी पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है सीएलएसए की ओर से। सीएलएसए ने 24% के अपसाइड की बात की है, खरीदारी का कॉल, टारगेट 625 का। सीएलएसए कहता है कि एनुअल रिपोर्ट के बाद
वर्किंग कैपिटल में भले ही इंक्रीज देखने को मिला हो, लेकिन रैंप अप देखने को मिल रहा है इनके मूवीज के एक्विजिशन में, और वहां पर फायदा बनता दिखाई देगा। और जो डेटर डेज इस सेगमेंट में 100 के होते हैं, इस कंपनी के करीब 74 के हैं, और वो एक बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए बढ़ते वर्किंग कैपिटल के बावजूद। साथ ही टेक्नोलॉजी शेयरों पर भी कई रिपोर्ट्स आई, और वैसे भी आज टेक स्पेस फोकस में रहेगा। नेस्कॉम की गाइडेंस के पहले जेफरीज कह रहा है टीसीएस में खरीदारी की राय बरकरार रखेंगे, 2590 का टारगेट दे रहे हैं। हालांकि वो प्रेफर करते हैं इन्फोसिस को इस समय, लेकिन टीसीएस 2590 का टारगेट आया है। गोल्डमैन सैक्स ने इनफैक्ट सभी सेक्टर पर एक बहुत ही न्यूट्रल कॉल दिया है ओवरऑल सेक्टर पर, क्योंकि उनको लगता है ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी एक्सपोजर है भारतीय कंपनियों का, जो इनके फेवर में नहीं जाएगा। लेकिन खरीदारी करेंगे वो टेक महिंद्रा में 501 का टारगेट, एचसीएल टेक में खरीदारी का कॉल है गोल्डमैन सैक्स का 1007 का टारगेट, और टीसीएस पर एक न्यूट्रल कॉल टारगेट है 2092 का, विप्रो पर एक न्यूट्रल कॉल टारगेट 225 का, बिकवाली की राय गोल्डमैन दे रहा है इन्फोसिस पर, टारगेट है 792 का। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज रिपोर्ट्स हैं, और ये सारे के सारे हैं दिग्गज शेयर, लेकिन ढेर सारे मिड कैप्स भी हैं आज जहां पर एफआईज की तरफ से रिपोर्ट्स आई। बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है। हर्षदा, शुरुआत M6 के साथ। जी हाँ, स्पेशली कल की सेबी की बैठक में जब निर्णय आ गया है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स अब डेरिवेटिव कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो इसका सबसे बड़ा फायदा MCX को मिलेगा, जो 90% मार्केट शेयर होल्ड करता है। ओवरवेट का कॉल आ रहा है मॉर्गन स्टैनली की ओर से MCX पर, टारगेट है 1300 रुपए का। तो ये एक बहुत ही बुलिश कॉल 18% के अपसाइड के साथ यहां पर बात हो रही है। इप्का जो लगातार पिट रहा था, और CLSA जैसे दिग्गजों ने भी यहां पर एक सेल कॉल दिया था। नोमरा कह रहा है कि डिप्स पर अब खरीदारी आनी चाहिए, क्योंकि काफी करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक। टारगेट इनका 618 था पहले, अब ये बढ़ाकर 628 का दे रहे हैं। करंट वैल्यू से देखेंगे तो करीब 33% की बढ़त की बात कर रहा है नोमरा इप्का के लिए। इसके अलावा डीबी कॉर्प रेडार पर रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर सिटी ने कहा है खरीदारी वो बरकरार रखेंगे, टारगेट 450 का। स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रिंट स्पेस में इनकी पोजीशनिंग है, और ऑफ कोर्स डिजिटल और रेडियो बिजनेस में बढ़ते एड रेवेन्यू का भी फायदा कंपनी को मिलेगा। यही नहीं, यहां पर पिडिलाइट पर भी एक कॉल आ रहा है, आउट परफॉर्मर का करीब 920 का टारगेट क्रेडिट स्विस ने दे रखा है, और मक्वायरी भी कह रहा है आपने आउट परफॉर्मर का कॉल बरकरार रखना है। इमामी पर टारगेट इमामी का स्ट्रॉन्ग है, करीब 1305 के टारगेट की वे बात कर रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से 16% का अपसाइड। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर आज रिपोर्ट्स आई हैं, और ज्यादातर इनफैक्ट सारे के सारे मिड कैप्स पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। शुक्रिया हर्षदा। इन स्टॉक्स का एक्शन बिल्कुल देखने लायक होगा, लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट वायदा कारोबार का एक्शन समझ लिया जाए। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं SMC ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका, देश के जाने माने दिग्गज वायदा कारोबार के एक्सपर्ट। नितिन जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार। पहले तो ये बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी, खासतौर से बैंक निफ्टी जो आज हफ्ते की एक्सपायरी होनी है इस हफ्ते की, किन लेवल्स के आसपास हो सकती है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या दोनों में तेजी करने के संकेत हैं आपके लिए? देखिए जी, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मार्केट में जो 10 दिन का कंसोलिडेशन है, इसका अल्टीमेट आउटकम ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। तो निफ्टी में डेटा जो ओपन इंटरेस्ट का है या ऑप्शंस का है, उससे इंडिकेशंस यही मिल रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए। और डेटा पॉइंट ये है कि जो मार्केट में 7-8 दिन का कंसोलिडेशन है, इसमें कोई भी ओपन इंटरेस्ट का एडिशन नहीं हो रहा है। 8 दिन में नेट ओपन इंटरेस्ट करीब 10 लाख शेयर घटे हैं, यानी बहुत लो वॉल्यूम से ये कंसोलिडेशन है, और ऐसा हिस्टोरिकली कई बार हो चुका है, जिसका अल्टीमेट आउटकम जो है वो रनिंग ट्रेंड आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है, इसमें हमें लोअर लेवल पे बाय करके चलना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, या उसके बाद हम लोग ऊपर 97, 98 की तरफ मूव करें। तो ओवरऑल बुलिश व्यू है, और स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब करीब 95, 85 स्पॉट के हिसाब से रखेंगे। दूसरी बात, जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में लास्ट 2 एक्सपायरी जो वीकली थी वो 23,500 के रेंज में हुई थी। उसके बाद ये इस वीक में 23,500 के ऊपर बैंक निफ्टी चल रही है। तो ये मान के चलना चाहिए कि आज की बैंक निफ्टी किसी भी हालत में 23,500, 23,550 के नीचे नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ये अपर बैंड की तरफ होनी चाहिए, जो करीब करीब 23,750, 23,800 हो सकती है। तो मेरा मानना है कि व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, 23,750 की तरफ का टारगेट रखना चाहिए। और जो मंथली एक्सपायरी आने वाली है अगले वीक में, उसमें मुझे लग रहा है कि अपवर्ड बायस करीब करीब 23,800 से लेकर 23,900 की तरफ मंथली एक्सपायरी मूव कर सकती है। ओके, तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी पर। नितिन को कौन से स्टॉक्स पसंद है ये भी हम उनसे जानेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं फेडरल बैंक की।
इसके QIP को शानदार रिस्पॉन्स मिला। सूत्र बता रहे हैं कि QIP पूरी तरह से भर गया है, ओवर सब्सक्राइब भी हुआ है, 117 के भाव पर पैसा आया है, 2000 से 2500 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक का गौरांग जी, मुझे याद है आपका भी फेवरेट स्टॉक रह चुका है फेडरल बैंक, अब भी आपको पसंद है? बिल्कुल हेमंत, और यही नहीं, आपने कुछ दिनों पहले, हफ्तों पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी जो पेपर आया था 15,000 करोड़ के आसपास का, वो भी बहुत ही आसानी से ओवर सब्सक्राइब हुआ था, मेरे ख्याल से करीबन 25,000 करोड़। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी पेपर के लिए एपेटाइट बहुत ही है बाजार में, और लिक्विडिटी भी काफ़ी शानदार है। तो खाली यही है कि अक्सर लगातार कुछ अंतराल पे ऐसे या तो FPOs या फिर QIPs आने चाहिए या फिर नए पेपर्स आने चाहिए, ताकि जो लिक्विडिटी चेस करती है मार्केट को, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्रॉथ ना बन जाए, और मूल्यांकन को लेकर के भी एक निश्चिंत वातावरण रहे, ऐसा मैं मानता हूं। तो यस, डेफिनेटली इट्स ग्रेट। SBI हो या फिर फेडरल बैंक, दोनों ही हमें पसंद है। बिल्कुल, 15,000 करोड़ रुपए का QIP SBI का क्या हाथों हाथ भरा, और अब आप देखिए फेडरल बैंक का QIP भी हाथों हाथ बाजार ने लिया है। तो चार्ट्स कैसे लग रहे हैं फेडरल बैंक के, पूछेंगे बागले साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बागले साहब के 2 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी हैं, नितिन जी के भी आइडियाज अभी बाकी हैं, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब, अविनाश गोरक्षकर साहब और साथ ही नितिन मुरारका साहब भी। अब पिक्स ले ली जाए। नितिन जी बताएं, आपके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं और क्या तेजी की तरफ हैं सारे स्टॉक्स? लेकिन जी 2 स्टॉक हैं, दोनों तेजी की तरफ हैं। एक तो आदित्य बिरला नोवो, जिसमें लास्ट 2-3 दिनों में अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और परसों इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ था और उसमें डिलीवरी भी करीब 62% की उठी थी। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम करीब 60-70 रुपए की बन सकती है। इसमें मैं टारगेट 1750 रुपए का रख रहा हूं और स्टॉप लॉस करीब 1660 रुपए का रखा है। इसके अलावा शुगर सेक्टर से बलरामपुर चीनी, जिसमें कि पूरे मंथ में एक तरीके से शॉर्ट पोजीशन बनी थी, बट अब सपोर्ट के आसपास हम लोग देख रहे हैं कि जो शॉर्ट पोजीशन है वो कट रही है और कुछ बाउंस बैक आ रहा है। एक्सपायरी भी नेक्स्ट वीक है, बिल्कुल सपोर्ट के पास स्टॉक है। और ये पूरे सेक्टर में जो अदर स्टॉक्स हैं जो कैश सेगमेंट में लिस्टेड है, उनमें कल हम लोगों ने बाइंग देखी है। तो मुझे लगता है कि FNO में बलरामपुर चीनी, इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपायरी वीक में बन सकता है। मैं इसका 158 से 160 तक का टारगेट रख करके चल रहा हूं और स्टॉप लॉस करीब 147 के आसपास का रखा है। ओके, तो बलरामपुर चीनी ये है वो स्टॉक जहां पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप JP ग्रुप, अब गौरांग जी बताइए कैसे देखेंगे आप इस खबर को जो निकल कर आई है कि लेंडर्स ने कहा है कि इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हम नहीं करने वाले। पहले इंसॉल्वेंसी कोड के तहत कार्रवाई होने का डर था, लेकिन अब वो थोड़ा सा टल गया है। इनकी जो ज़मीन है उसको एक SPV में रखेंगे और उसको धीरे धीरे करके बैंक्स बेचने वाले हैं। राहत की बात है JP ग्रुप के लिए तो नजर आ रही है, लेकिन जिनके पास शेयर हैं उनको आप क्या राय देंगे JP एसोसिएट्स में? देखिए, पहले तो ये पूरे ही जो 1 दर्जन कंपनियों के नाम है हेमंत, वहाँ पर हमने पिछले हफ्ते ही काफ़ी दूर रहने की कवायद की थी हमारे क्लाइंट्स को, पहली बात। दूसरी बात, डेट कम होने का जो खबर है वो छोटी या मध्यम अवधि के लिए आपको थोड़ा बहुत सहारा दे सकते हैं, लेकिन कारोबार को आप किस तरीके से दुरुस्त करेंगे ये क्लैरिटी नहीं है, और इसको लेकर के अर्निंग्स यानी कि जो तिमाही नतीजे हैं उस पर असर पड़ता है। और ये एक ऐसा स्टॉक है हेमंत जो हर एक छोटे मझौले निवेशक के पोर्टफोलियो में आपको दिखाई देगा, क्योंकि इन लोगों ने वैल्यू बाइंग या बॉटम फिशिंग की थी और फिर अटक गए हैं। और इतिहास गवाह है, ऐसे स्टॉक्स का लंबी अवधि के नज़रिए से भविष्य मुझे उज्जवल नहीं लग रहा है। तो बाकी बेटर स्टॉक्स, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स और अच्छे सेक्टर्स है जहां पर आप दाव लगा सकते हैं, पैसे निवेश कर सकते हैं, रादर देन गो फॉर समथिंग लाइक दीज 12 नेम्स जो कि नाम में आए IB इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के। आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो फंसे हुए हैं लेके अब इन लेवल पे बेचना चाहिए क्या? जब चीजें थोड़ी सुधरने के संकेत आ रहे हैं तो फिर रुक जाएं थोड़ा, वो ठीक रहेगा ना? रुक तो सकते हैं अनिल जी, लेकिन सिलसिला ऊपर के तरफ के दायरे का कब खत्म होगा ये क्लैरिटी नहीं है ना। और
अगर आपको रुकना ही है तो हाँ बिल्कुल आप रुक सकते हैं और शायद उम्मीद कर सकते हैं आपको जो बड़ा नुकसान हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत कम नुकसान हो जाए, लेकिन रिवर्सल कब शुरू होगा ये तो कोई नहीं जानता है। तो थोड़ा बहुत रिस्की है, तो आप अपने हाजमे के हिसाब से यहाँ पर बने रहें और जैसे जैसे आपका नुकसान कम होता है वहाँ से निकलने की राय। चलिए निकलना तो है, लेकिन इस भाव पर नहीं, थोड़े ऊपर भाव पर। तो अनिल वो वाला जो स्टाइल है, स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल करते रहें और स्टॉप लॉस लेकिन रखें जरूर इस तरह के शेयरों में, क्योंकि अनिल जब खराब खबरें आती हैं तो फिर ये उसी तरह से गिरते भी हैं। 10 रुपए के ऊपर भी कई बार गया है और 10 के नीचे भी ये कई बार आ चुका है। पॉइंट यही है हेमंत, क्योंकि देखिए क्या है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इसकी क्वालिटी को लेकर, शेयर के भाव को लेकर कभी किसी का एनालिसिस गलत पड़ा हो समझे, लेकिन अब आप 13-14 रुपए में बेचकर, 15 रुपए में बेचकर, अब जब इतने समय नहीं बेचा है और नुकसान देखा है, तो जब चीज़ें सुधरने के संकेत हो तो फिर बेचने की जल्दबाजी ना करें। मेरा ये मानना है कि अब इतनी रिस्क देख ली है तो थोड़ी और रिस्क ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर देखिए ये आखिरी प्रयास चल रहे हैं कंपनी के और ग्रुप के, अगर बाहर निकल गया तो ये बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे में फिर क्या है, अभी ऐसा तो है नहीं कि ये 15 रुपये वाला स्टॉक 20 या 25 या 30 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है अगर ये डेट के इस झंझट से बाहर निकल जाए। और अभी ऐसा तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं कि दूसरा स्टॉक अगर आप जेपी एसोसिएट बेच के खरीदेंगे तो वो डबल हो ही जाएगा तुरंत। तो पॉइंट ये हो ना हो, लेकिन इस भाव में बेचना नहीं बनता है, कम से कम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बनता है। बेस्ट वो जो बेस्ट तरीका है, देखिए उसमें वो फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है कि अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा लें। और स्टॉप लॉस बताएंगे वागले साहब बताइए। अगर आप थोड़ा सा लंबा, हाँ पोजिशनल व्यू, जिनके पास डिलीवरी पड़ी उन्हीं की बात 12 रुपए 10 पैसे का एक लो है, उसके नीचे मतलब 12 का वीकली क्लोजिंग नहीं होता है तो आई थिंक होल्ड करना चाहिए, मतलब उसके नीचे नहीं होता है तब तक। कौन सा लेवल आपने बताया? 12 रुपए का। 12 रुपए का एक 12 के नीचे बंद हो तो वीकली क्लोज हो तब निकले मतलब फिर 8-7 जो भी हो सकता है। और 2-4 महीनों के व्यू से बताइए ऊपर कितना जा सकता है? ऊपर में मेरा फर्स्ट टारगेट लगभग 16.5 का है, और अगर नहीं थोड़ा लंबा वाला बताइए। हाँ तो फिर अगर आप मंथली व्यू लेते हैं तो 22-23 तक जा सकता है। ये हुई ना बात, ठीक है। चलिए, तो 12 का नीचे में, 22 का ऊपर में लेवल ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। इस नोट पर लेंगे गौरांग शास्त्री जी से विदा। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप वागले साहब और नितिन मुरारका जी हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरें हैं, एक्शन है, तो सब पर बात होगी ब्रेक के उस पार। एसजीएस निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, 5 अंक की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट का दमदार पैनल और दमदार होता हुआ आइनॉक्स वेंचर्स के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय चोपड़ा साहब सीधे दिल्ली से। विजय जी स्वागत है, बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से होने वाले हैं? मैं 3 बाय कॉल्स आज रिकमेंड करूंगा। मेरा पहला कॉल होगा ब्रिटानिया। एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है कुछ दिनों में स्टॉक में, और मुझे लगता है कि ये सस्टेन करना चाहिए। और जनरली अच्छे मानसून के चलते हुए एफएमसीजी कंपनीज में एक अच्छा रुझान देखने को मिलता है और अपसाइड भी देखने को मिलती है। स्टॉक की जो क्लोजिंग प्राइस थी कल 3670 रुपये की थी, इसको 3800 रुपये के लिए बाई किया जा सकता है और कुछ ही दिनों में ये टारगेट अचीव हो सकता है। और एक 3620 का स्टॉप लॉस भी मैं रिकमेंड करूंगा। दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। इसमें प्राइमरली मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई अगर हफ्ते से 10 दिन तक इसको होल्ड करके रखता है, 517 के स्तर पे कल ये बंद हुआ था, तो 530 के लिए इसको खरीदा जा सकता है और 508 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। ग्लोबली हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में मेटल्स में कुछ तेज़ी देखने को मिली है और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए सारी मेटल कंपनीज को। एक और मेटल क्षेत्र का ही स्टॉक है जिंदल स्टील एंड पावर, एफएनओ का स्टॉक है, वो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। 124 के आसपास कल बंद हुआ था, इसको खरीदा जा सकता है 132 के टारगेट के लिए और 120 का स्टॉप लॉस अवश्य रखें। ओके, तो ये है 3 बेहतरीन पिक्स, जिसमें से 2 हैं मेटल्स, टाटा स्टील और जेएसपीएल। वहीं ब्रिटानिया में भी खरीदारी करने की राय है। इस बीच हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं रजत के बॉस.com के रजत बॉस। गुड मॉर्निंग रजत सर, स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक्स आज आपने चुने तेजी मंदी करने के लिए? मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक चुना है और एक डिस्ट्रेस डेट कंपनी चुना है और एक मीडिया कंपनी चुना है। तीनों ही बाय करने का सलाह, तीनों ही बाय ऑन डिक्लाइंस है। इमामी इंफ्रा ये अभी अच्छी रुझान दिखा रहे, कल अच्छी स्टॉक मूवमेंट दिया था, अभी लगता है इसको चलना चाहिए क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम्स था वो मोर और लेस सॉल्व हो चुका है। अभी अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा ही उम्मीद है। 129 के नीचे स्टॉप लगाइए, 151 का टारगेट रखिए इमामी इंफ्रा।
जेपी एसोसिएट्स डिस्ट्रेस डेट कंपनी, थोड़ी देर पहले शायद आपने इसी के बारे में बातें कर रहे थे। बाय ऑन डिक्लाइंस अप टू 14 रुपया 60 पैसा, स्टॉप लॉस 13 रुपया 80 पैसा के नीचे रखिए। 16 रुपया 80 पैसा से लेकर 17 रुपया 70 पैसा ये टारगेट मान के चलिए। जेपी एसोसिएट्स मेरी पोर्टफोलियो में है, ये खुलासा कर देना चाहता हूँ। मुक्ता आर्ट्स ये भी मेरी पोर्टफोलियो में है, ये 107 रुपया 80 पैसा, स्टॉप लॉस, टारगेट्स 115 से 117। ये हेमंत भाई का फ्री हिट कैंडिडेट था शायद 2-3 दिन पहले, तो इस बार बाहुबली के चलते इसको बहुत सारे फायदा होने वाला है। ये मुक्ता आर्ट्स इस बार जून क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा होगा ऐसा उम्मीद करके ही लोग शायद खरीद रहे, तो मैं भी सलाह दे रहा हूँ कि आप खरीदिए, मैं भी खरीदा हूँ। सर मेरे 2 सवाल है अब आपके जवाब में से। पहले तो वैसे तो बाहुबली की आपने बात की, बाहुबली के बाद अब ट्यूबलाइट भी कल रिलीज हो रही, तो इस बिजनेस तो और बढ़ने वाला है। लेकिन 2 चीज़ पहला तो जेपी एसोसिएट टेक्निकली आपने देख के खरीदा या फंडामेंटली आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो फंडामेंटल भी देखते हैं कि कंपनी में बड़े बदलाव हो रहे हैं और उस हिसाब से फंडामेंटल पसंद है। और दूसरा मुक्ता आर्ट्स आपने क्या हेमंत की सलाह पर खरीदा? अनिल जी, मुक्ता आर्ट्स मैंने 64 रुपया में खरीदा, 69 रुपया में खरीदा, फिर अभी कुछ दिनों पहले फिर खरीदा। तो मुक्ता आर्ट्स मैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा हूँ और मेरा टारगेट काफ़ी ऊपर है, वो अभी बोलने से हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो बोलना बेकार है। और दूसरी चीज़ जो है कि हाँ, अभी आज के दिन जो चुना है वो जब कल रात को ये सोच रहे थे तब हेमंत भाई याद आए, हम बोला ठीक है इसको ही चुन लेते हैं फिर। हाँ, और जेपी एसोसिएट्स जो है ये एक्चुअली मुझको डिस्ट्रेस डेट कंपनीज काफ़ी पसंद है, लेकिन कुछ डिस्ट्रेस डेट कंपनीज जो है वो आप देखेंगे कि जैसा कि एमटेक ऑटो या बाकी जो है वो भूषण स्टील, वो मेरे ख्याल से उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। हमको उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी नज़र नहीं आ रहा है, बड़े लोगों के लिए है। लेकिन बल्लारपुर और जेपी एसोसिएट्स ये मैंने बहुत नीचे से ही ट्रैक करते आ रहे थे, वो ये लग रहा है कि ये इसका सुधार हो जाएगा और ये इस लेवल से भी अच्छा रिटर्न दे देगा अगर आपको थोड़ा पेशेंस रहेगा तो। ओके, तो ये है राय आपके लिए। जेपी एसोसिएट, मुक्ता आर्ट्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो लिस्ट में है रजत सर के खरीदारी करने के लिए आज से। लेकिन खरीदारी कहाँ होगी, कितनी होगी और बाजार खुलने के बाद कैसी होगी, ये बताएंगे हम आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट और फिर शुरू होगा बाजार में कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन 9:15 से। बताएंगे हमारे चारों एक्सपर्ट्स के साथ आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के दमदार मौके। इस छोटे से ब्रेक के बाद रहिएगा हमारे साथ पहला सौदा में CNBC आवाज पर।